Good morning students, this is Mridula Jangid, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम स्पर्श बुक के गद्य भाग का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब. सो ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 53. बच्चों, इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं जो हिंदी साहित्य के एक महान कहानीकार या कथाकार माने जाते हैं. मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल व मुहावरेदार भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं. आपके इस पाठ में भी 50 से भी अधिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में पाठ के अनुसार अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ देख सकते हैं. बच्चों, आप सबको वो सभी जो मुहावरे हैं वो अपनी बुक में अंडरलाइन करने हैं. पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को लम्ही नामक गांव में हुआ था. इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए. नौकरी में रहते हुए इन्होंने बीए पास किया और शिक्षा विभाग में ही डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हुए. 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी. इन्होंने उर्दू में जो अपना लेखन कार्य किया है वह नवाब राय के नाम से किया है और इनका जो एक लिखा था, इन्होंने उर्दू में एक उपन्यास लिखा था, एक कहानी संग्रह लिखा था जिसका नाम है सोजे वतन. वो जो सोजे वतन इन्होंने लिखा था वो देशभक्ति की भावना से इतना ओतप्रोत था, इतना भरा हुआ था कि अंग्रेज सरकार ने उस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था. तब वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे. उसके बाद वो हिंदी भाषा में प्रेमचंद ने लेखन कार्य शुरू किया और इनका असली नाम, वास्तविक नाम तो इनका धनपत राय था, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा में जो लेखन कार्य किया है वह प्रेमचंद के नाम से किया है. 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया था. मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं. इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी है वो सभी कहानियाँ 8 भागों में मानसरोवर नामक एक पुस्तक में 8 भागों का एक इनका संकलन है, उसमें इनके संकलित की गई है सारी कहानियाँ. सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं. करबला और प्रेम की वेदी इनके द्वारा रचित नाटक हैं. उनकी रचनाओं में, जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं, इनमें दीनहीन किसानों, शोषितों और नारी की दुर्दशा का मार्मिक यानी बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है. उनकी रचनाओं में शोषण, जो गरीब लोगों का जो शोषण अमीरों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा किया जाता था, उसके विरुद्ध भी इन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी कहानियों के द्वारा. इन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, नशाखोरी, छुआछूत जैसी बुराइयों का भी प्रभावशाली चित्रण किया है. उनकी भाषा सरल है. मुहावरों के सहज प्रयोग से ये भाषा प्रभावशाली बन गई है. अब हम जानते हैं पाठ की भूमिका के बारे में. जब हम छोटे होते हैं तो कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि यह मत करो, अभी तुम छोटे हो. तब हमारे मन में यह विचार आता है कि हम कब जल्दी से बड़े होंगे ताकि हमें कोई रोक टोक न सके, जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं. परंतु बड़ा होना इतना भी सरल नहीं होता है. छोटों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए कभी कभी बड़ों को भी अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है. कई बार तो केवल कुछ वर्षों के अंतराल होने के बाद भी बड़प्पन के आदर्शों को, यानी बड़ा होने के अपने आदर्शों को बनाए रखने के लिए स्वयं का बचपन भी तिरोहित हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है. तिरोहित का अर्थ होता है नष्ट होना. एक ऐसे ही पात्र की एक कथा है जिनका नाम है बड़े भाई साहब. आज हम इसी कथा के विषय में अध्ययन करेंगे. बच्चों, ये जो कहानी है आपकी, इस कहानी में 2 पात्र दिए हुए हैं. एक तो है लेखक, जो स्वयं प्रेमचंद हैं, लेखक हैं, वो छोटे भाई हैं, और एक है उनके बड़े भाई. लेखक तीव्र बुद्धि के हैं. पहले पढ़ते कम हैं और खेलते ज़्यादा हैं, परंतु कक्षा में प्रथम आते हैं. दिन भर खेलने और ज़्यादा न पढ़ने के कारण बड़े भाई साहब से उन्हें डांट भी खाने को मिलती है, लेकिन फिर भी वह अपने खेल कूद का मोह
का त्याग नहीं कर पाते हैं। और एक हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील हैं, अर्थात वो निरंतर पढ़ते ही रहते हैं। न तो वो खेल कूद में जाते हैं, न ही कोई मनोरंजन के कार्य करते हैं। वो सिर्फ अपनी किताबों लेकर बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। दिन रात किताबें खोले बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाते हैं। बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील हैं, दिन रात किताबें खोले बैठे रहते हैं। छोटे भाई के पढ़ाई न करने पर उसे डांटा करते हैं और पढ़ाई न करने पर उसे जो हानियां होती है उनके बारे में भी बताते हैं। अत्यधिक पढ़ने के बाद भी वो कक्षा में फेल हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी बड़े भाई साहब। लेखक और उनके बड़े भाई के बीच में 5 वर्ष का अंतर है। बड़ा भाई 14 वर्ष का था और छोटा भाई 9 वर्ष का। बड़ा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है और छोटा भाई 5वीं कक्षा में। बड़े भाई पढ़ने में कमज़ोर थे, परंतु वे लेखक की निगरानी करना, वो उनके डांट डपट करना अपना धर्म समझते थे, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। लेखक पर प्रभाव डालने के लिए सदैव पुस्तकें या किताबें खोले बैठे रहते थे। लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, पढ़ने से ज़्यादा उन्हें खेलकूद पसंद था। वह ज़्यादातर खेलकूद में भाग लेना पसंद करते थे। पढ़ाई वो इतनी ही करते थे जितना उनकी आवश्यकता थी, जितना कार्य, गृह कार्य और कक्षा कार्य उन्हें दिया जाता था वो समय पे पूरा करते थे। बाकी समय उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था और वो निरंतर खेलते रहते थे। जब वह खेलकर मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर खेलने लग जाते। कभी चार दीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी कंकरियाँ उछालते, कभी कोई साथी मिल जाते तो उनके साथ खेलने लगते। तो इस तरह वो अपना पूरा समय खेल में व्यतीत कर देते थे। जब वह खेलकर लौटते थे तो बड़े भाई साहब उन्हें आड़े हाथों लेते थे, मतलब उनकी खोज खबर लेते थे, उन्हें डांटते थे। जब वो बार बार खेलने जाते थे तो उन्हें डांटा करते थे। उन्हें नसीहत भी देते थे कि अगर तुम इसी तरह से खेलते रहोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बड़े भाई साहब ने उन्हें सबसे पहले जो नसीहत दी वो विषय की कठिनाई को लेकर दी कि अंग्रेजी, इतिहास, ज्योमेट्री आदि जो विषय है उनकी पढ़ाई इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान भी निरंतर पढ़कर भी पूरी तरह से पारंगत नहीं हो पाते और तुम तो इस तरह दिन भर खेलते रहते हो। तो अगर तुम इसी तरह से तुम्हें खेलना है, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो इससे अच्छा है कि तुम वापस घर चले जाओ। इस तरह से वो बहुत डांट कर लेखक को समझाते थे। तो लेखक कई बार उदास हो जाते थे। लेखक भाई की लताड़ सुनकर पहले तो रोने लगते, फिर वापस कुछ समय तक वो रोते रहते। उनके मन में निराशा भी आती कि भाई साहब सही कह रहे हैं, मुझसे तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकेगी, इससे अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। लेकिन 2-3 घंटे में ही वो निराशा के बादल छटने लगते और वो अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते और फटाफट से एक टाइम टेबल बना लेते। उस टाइम टेबल में वो पूरा समय केवल पढ़ाई को देते और उसमें खेलने की मद बिल्कुल उड़ जाती, मतलब खेलने का कोई समय वो उसमें नहीं देते। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। जैसे ही वो बाहर जाते, बाहर मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की उछल कूद आदि जब इन सबको वो देखते तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता और वो पूरी तरह से खेलने में तल्लीन हो जाते और बाहर मैदान में जाते ही वो पुस्तकें और टाइम टेबल दोनों के विषय में पूरी तरह से भूल जाते और भाई साहब को उन्हें फटकारने का और उन्हें डांटने का अवसर मिल जाता। भाई साहब की फटकार और घुड़कियां खाकर भी वह खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाते। इसी तरह से पूरा साल निकल जाता है। बड़े भाई साहब से वो डांट खाते रहते हैं खेलने के लिए और निरंतर वो खेलते रहते हैं और भाई साहब पढ़ते रहते हैं और उन्हें इसी तरह से नसीहत देते रहते हैं। इस तरह पूरा साल खत्म हो जाता है। सालाना इम्तिहान होते हैं, अर्थात वार्षिक परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई जो है लेखक है वो कक्षा में प्रथम आते हैं और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और दोनों के बीच में अब केवल 2 कक्षा का अंतर रह जाता है। लेखक के मन में ये विचार आता है, जब भाई साहब फेल हो जाता है तो लेखक के मन में ये विचार आता है कि उन्हें खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता क्योंकि वो अपने भाई का बहुत सम्मान करते थे। वो मन ही मन में चाहे कभी नाराज़ हो लेते थे, लेकिन कभी भी शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने भाई साहब को नाराज़ नहीं किया था, कभी भी कुछ उनसे नहीं बोलते थे।
अब वह निडरता से खेलने जाने लगे। अब वो जब कक्षा में प्रथम आए तो पहले तो वो चोरी छुपे खेलने जाते थे, भाई साहब से छुप कर जाते थे, लेकिन जब वो कक्षा में प्रथम आए तो वो अब निडरता से खेलने जाने लगे। एक दिन जब छोटा भाई सुबह गिल्ली डंडा खेलकर लौटा, जब लेखक हैं वो सुबह सुबह गिल्ली डंडा खेलकर केवल खाने के समय पर ठीक वो पहुंचते हैं, तब बड़े भाई साहब उन्हें वापस नसीहत देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि एक दर्जे में अगर तुम प्रथम आ गए हो, अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें इस बात का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने घमंड न करने के लिए कुछ उदाहरण दिए, जैसे रावण का उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, शाहिरुम का उदाहरण दिया। तो इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिए और उदाहरण देकर उन्हें समझाया कि रावण तो एक चक्रवर्ती सम्राट था, तीनों लोगों को पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसका भी अंत केवल उसके अहंकार के कारण ही हुआ था। इसी तरह उन्होंने शैतान का उदाहरण दिया कि शैतान जो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसे इस बात पर घमंड हो गया था, तो उसके घमंड का ये कारण यह नतीजा हुआ कि वह स्वर्ग से पाताल में धकेल दिया गया। तो इस तरह से रावण और शैतान आदि के उदाहरण देकर उन्होंने उन्हें समझाया कि हमें अपने प्रथम आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक ही कक्षा में तुम प्रथम आए हो तो एक बार तो तीर में तुक्का भी लग जाता है, यानी कि तुम केवल अपनी मेहनत से प्रथम नहीं आए हो, बल्कि अचानक से तुम्हें सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसा नहीं है कि आगे भी तुम इसी तरह से सफल हो जाओ। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे की कक्षा की कठिनाई बहुत ज़्यादा है, आगे के विषय बहुत कठिन हैं और तुम उन्हें आसानी से पास नहीं कर पाओगे। इस तरह अपनी कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का ऐसा भयंकर ब्यौरा दिया, यानी वर्णन किया बड़े भाई साहब ने, जो अपनी कक्षा की जो विषय है उनमें कितनी कठिनाई है, वो विषय कितने कठिन है, उसका इतना भयंकर एक चित्र उनके सामने खींचा, इतना भयंकर वर्णन किया कि लेखक भयभीत हो उठे। परंतु उनकी रुचि पुस्तकों में फिर भी न बढ़ी, उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा खेलने कूदने में ही लगता था। और फिर वापस उनका जीवन चोरों के समान कटने लगा। पहले वो निडरता से जब कक्षा में प्रथम आ गए थे तो वो निडरता से जाने लगे थे खेलने के लिए, लेकिन जब भाई साहब ने उन्हें वापस नसीहत दी तो वापस वो चोरी छुपे खेलने जाने लगे। अब इसी तरह से वापस पूरा साल खत्म हो जाता है, फिर वार्षिक परीक्षाएं होती है, छोटा भाई कक्षा में फिर से अव्वल आ जाता है और बड़े भाई साहब फिर फेल हो जाते हैं। अब बड़े भाई साहब कुछ नरम हो गए थे, जब दूसरी बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए तो इन दोनों के बीच में केवल एक कक्षा का अंतर रह जाता है। छोटा भाई 8वीं कक्षा में आ जाता है और बड़ा भाई 9वीं में ही रह जाता है। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत हताश हो गए थे 2-2 बार फेल होने के कारण, इसलिए वो कुछ नरम पड़ गए थे। उन्हें लगने लगा कि लेखक को डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। लेखक को भी ऐसा लगने लगा कि अब बड़े भाई साहब को उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है, और वो और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ खेलने जाने लगे। छोटे भाई के मन में ये बात बैठ गई थी, मतलब उसे अपने मन में ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उसको ऐसा लगता था कि चाहे मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। और इसीलिए उनकी स्वच्छंदता बढ़ गई थी, उनकी आज़ादी बढ़ गई थी और वो बेहिचक खेल कूद में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे थे। अब उनमें एक नया शौक जन्म लेने लगा, पतंग उड़ाने का। कनकौवे उड़ाना अर्थात पतंग उड़ाना, एक नई रुचि उनमें आ गई पतंग उड़ाने की। अब पूरा दिन वो पतंग उड़ाने की भेंट करने लगे। पतंग से संबंधित जो भी तैयारियां होती है चोरी छुपे, वो सारी तैयारियां होने लगी। पतंग के टूर्नामेंट होने लगे और वो भी भाई साहब से छुपकर होने लगे। और इस तरह से वो भाई साहब से छिप कर पतंग उड़ाने से संबंधित सभी कार्य करने लगे। एक दिन जब छोटा भाई जो लेखक है वो एक कटी हुई पतंग के पीछे भाग रहे थे, तभी बाजार में सड़क पर दौड़ते हुए वो अपने बड़े भाई साहब से टकरा जाते हैं। बड़े भाई साहब ने जब उन्हें देखा इस तरह से तो उन्होंने उसे बहुत फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसके 8वें दर्जे का महत्व बताया। बड़े भाई साहब ने उन्हें फटकारते हुए ने बताया कि तुम अब 8वीं कक्षा में आ गए हो और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बहुत से लोग तो अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, और तुम उस 8वीं कक्षा में होके बाजारी लड़कों के साथ इस तरह से पतंग उड़ाते हुए दौड़ रहे हो। उन्होंने अपनी आयु में अंतर बताते हुए स्वयं को छोटे भाई से अधिक अनुभवी बताया। उन्होंने अब जो उन्हें उपदेश दिया, जो नसीहत दी, वो दी अनुभव के आधार पर। बड़े भाई साहब ने लेखक को समझाया कि चाहे
मैं तुम्हारे बराबर पहुंच जाऊं या तुम्हारे साथ आ जाऊं, चाहे मैं फिर फेल हो जाऊं या तुम मुझसे 2 कक्षा आगे भी पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी हम दोनों की उम्र में 5 साल का जो अंतर है, उम्र का जो अंतर है, और 5 साल बड़ा होने के कारण मेरा जो अनुभव है वो हमेशा तुमसे ज़्यादा ही रहेगा। अनुभव के आधार पर तुम मुझसे हमेशा छोटे ही रहोगे। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि छोटे भाई से अधिक वो अनुभवी रहेंगे हमेशा, और अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण भी बताया। उन्होंने कहा कि चाहे तुम कितनी ही किताबें पढ़ लो, लेकिन उम्र के अनुसार जीवन का जो अनुभव होता है वो मेरा तुमसे हमेशा अधिक ही रहेगा। इसके लिए उन्होंने दादा और अपने हेड मास्टर जी की माँ का उदाहरण दिया। उन्होंने दादा का उदाहरण दिया कि दादा अर्थात पिता, कि जैसे हमारे पिता हैं वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कभी मैं बीमार हो जाऊं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम्हारे पास केवल अपने पिता को तार भेजने के अलावा और कोई कार्य तुम नहीं सोच पाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर पिता होंगे तो वो पहले उस बीमारी का इलाज पहचानेंगे, पहले उसका खुद इलाज करने का प्रयास करेंगे, और जब वो नहीं हो पाएगा तब वह डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने हेडमास्टर जी का उदाहरण दिया कि हेडमास्टर जी खुद बहुत MA पास थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जब तक स्वयं खर्चा चलाते थे तब तक उनका खर्चा पूरा नहीं होता था, वो घर का कार्य नहीं संभाल पाते थे और हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने जब से उनके घर का कार्य का प्रबंध संभाला है, तब से उनका खर्चा भी पूरा पड़ जाता है और घर कुशलता से चलता है और बचत भी हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है, कई बार किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभवी ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह उन्होंने छोटे भाई को समझाया। बड़े भाई ने कहा कि उनके होते हुए छोटे भाई बेराह नहीं चल सकता, बेराह अर्थात गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। यदि भाई कुमार्ग पर चलेगा यानी गलत रास्ते पर चलेगा तो वे उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं, अर्थात उसको वो रोक सकते हैं, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। छोटे भाई बड़े भाई की इस युक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, झुक गए। तब बड़े भाई साहब ने उसे गले से लगा लिया और बोला कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए या खेलने कूदने के लिए मना नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा भी मन करता है, मेरा भी जी ललचाता है, पर छोटे भाई की यानी तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। यदि मैं खुद गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाऊँगा। इसीलिए वह भाई साहब को इस लेखक को समझाते हैं। तभी एक कटा हुआ कंकौवा यानी पतंग वहाँ से गुजरती है। बड़े भाई लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और दोनों भाई खुशी खुशी हॉस्टल की ओर लौट जाते हैं। लेखक भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बच्चों, आप इसे अपनी पुस्तक से एक बार ज़रूर रीड करें, इसे पढ़ें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।